क्या आपको गवर्नर जनरल और वाइसराय के नाम याद करने में मुश्किल होती है? हाँ, मतलब ये तो हर उस छात्र की कहानी है जो सिविल सेवा या किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। मुझे याद है वो पन्ने पलटते हुए अनगिनत तारीखें और उलझे हुए घटनाक्रम रटना किसी बुरे सपने जैसा लगता है। एकदम सही कहा। और खासकर जब बात उस ऐतिहासिक दौर की हो जो 1773 से शुरू होकर 1947 तक चलता है। हाँ, क्योंकि 1773 से 1858 तक भारत में गवर्नर जनरल का शासन था और फिर 1858 से 1947 तक वाइसराय का शासन रहा। और ये जो इतनी लंबी सूची है ना, इसे बस रटना बहुत ही उबाऊ और थका देने वाला काम हो जाता है। वही तो। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इस पूरी उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार विजुअल हैक है। सच कहूं तो जो मैंने पहली बार ये स्रोत और ये स्लाइड देखी तो मैं हैरान रह गई थी। मैं भी। मतलब ये कोई साधारण सूची नहीं है। ये इतिहास के इतने जटिल क्रोनोलॉजी को सिर्फ एक छोटी सी स्लाइड और कुछ तीरों के जरिए डिकोड कर देती है। बिल्कुल, ये एक जादुई ट्रिक की तरह है जो हमारे दिमागी बोझ या कहें कि कॉग्निटिव लोड को एकदम कम कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ढांचे को समझते हैं। अगर हम इस स्लाइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक साफ सुथरा टेबल बना हुआ है। हाँ, और इस टेबल में मुख्य रूप से 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम है पद या टाइटल का, और दूसरा है प्रथम का, और तीसरा है अंतिम का, है ना? एकदम सही। और सिर्फ कॉलम ही नहीं, इस पूरे टेबल को 3 अलग-अलग पंक्तियों या रोज में भी बांटा गया है। अच्छा, तो ये 3 पंक्तियां 3 अलग-अलग ऐतिहासिक युगों को दर्शाती हैं। बिल्कुल। जैसे पहली पंक्ति है बंगाल के गवर्नर जनरल की, दूसरी पंक्ति है भारत के गवर्नर जनरल की, और तीसरी और आखिरी पंक्ति है भारत के वाइसराय के बारे में। हाँ, और जानकारी को सिर्फ एक लंबी लिस्ट में लिखने के बजाय इस तरह 3 अलग युगों में बांटने से दिमाग उसे कहानी की तरह देखने लगता है। पता है, इस ढांचे को देखकर मेरे दिमाग में एक अलग ही एनालॉजी आ रही है। कैसी एनालॉजी? मतलब ये पूरा सिस्टम मुझे किसी आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनी के स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर? ये थोड़ा दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो शुरुआत में सिर्फ एक छोटे से इलाके में काम करती है, तो उनका जो मुख्य अधिकारी होगा वो टेबल की पहली पंक्ति जैसा है, यानी सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब एक तरह का रीजनल हेड या क्षेत्रीय प्रमुख। बिल्कुल। फिर समय के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता है, वो पूरे देश में फैल जाते हैं, तो वो एक नया पद बनाते हैं जो पूरे देश को देखेगा। ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, भारत का गवर्नर जनरल, जिसे हम एक नेशनल सीईओ कह सकते हैं, है ना? एकदम सही। और फिर अंत में एक ऐसा वक्त आता है जब शायद कोई बड़ी पेरेंट कंपनी उनका अधिग्रहण कर लेती है और पूरा मैनेजमेंट ही बदल जाता है। और तब एक बिल्कुल नया डेजिग्नेशन आता है, वाइसरॉय। आपकी ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि पदों का ये ढांचा वाकई में सत्ता के विस्तार को समझने का एक विजुअल तरीका है? 100%। इतिहास को सिर्फ तारीखों से रटने के बजाय जब हम सत्ता के ढांचे के विकास को देखते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और अब अगर हम इस टेबल के उस हिस्से की तरफ बढ़ें जो इसे एक असली हैक बनाता है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, वो जो तीर वाला हिस्सा है वो सच में कमाल का है। बिल्कुल। तो पहली पंक्ति में लिखा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और उसी पंक्ति के आखिर में अंतिम वाले कॉलम में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम है। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है। हाँ, कोई भी सोचेगा कि ठीक है, हेस्टिंग से शुरू हुआ और बेंटिंग पर खत्म हो गया। लेकिन असली दिमागी खेल तो तब शुरू होता है जब हम पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति पर जाते हैं। वही तो, क्योंकि स्लाइड में यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट पीला तीर बना हुआ है। और वो कोई सीधा तीर नहीं है, वो एक तिरछा या डायगोनल तीर है जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल यानी बेंटिंग से शुरू होता है और तिरछा नीचे जाकर दूसरी पंक्ति के प्रथम कॉलम की ओर इशारा करता है। और मजे की बात देखिए, अरे हाँ, वहाँ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के ठीक नीचे भी वही नाम लिखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बिल्कुल। और उस पीले तीर के ठीक ऊपर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द लिखा है, 1833 प्रमोशन। मतलब जो व्यक्ति पहले पद का अंतिम अधिकारी था वही रातों रात प्रमोट होकर दूसरे पद का प्रथम व्यक्ति बन गया। हाँ, और इस डायगोनल शिफ्ट का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, आमतौर पर छात्र क्या करते हैं, वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम रटते हैं और फिर सोचते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कोई नया इंसान होगा, और यहीं पर वो उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं। एकदम सही। लेकिन इस ट्रिक से उन्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस पुराने नाम को नए में शिफ्ट करना है। रटने का बोझ सीधा आधा हो गया।
सच में ये बहुत असरदार है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जो शब्द लिखा है प्रमोशन, क्या ऐतिहासिक तौर पे ये शब्द सही है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम किसी दफ्तर की बात तो कर नहीं रहे हैं। क्या ये प्रमोशन शब्द सिर्फ याद रखने की एक चाल है या इसका कोई असली मतलब है? बहुत ही बारीक सवाल है ये। अगर हम ध्यान दें तो मेमोरी ट्रिक्स में हमारा दिमाग उन शब्दों को जल्दी पकड़ता है जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो प्रमोशन सुनते ही दिमाग समझ जाता है कि इंसान वही है, बस उसकी ताकत और कार्यक्षेत्र बड़ा हो गया है। बिल्कुल। विलियम बेंटिंग पहले से बंगाल संभाल रहे थे। 1833 में जब दायरा बढ़ा तो उन्हीं को पूरे भारत की जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये कोई नई नियुक्ति नहीं थी, एक तरह का प्रमोशन ही था। क्या बात है! मतलब परीक्षा के तनाव में अगर किसी छात्र को नाम याद ना भी आए तो उसे वो पीला तिरछा तीर जरूर याद आ जाएगा। हाँ, वो डायगोनल पैटर्न दिमाग में छप जाता है। तो हमने ये पहली तिरछी छलांग देख ली, बेंटिंग से बेंटिंग तक। अब सवाल ये है कि क्या यही डायगोनल ट्रिक आगे भी काम करती है? और यही सवाल हमें इस चार्ट की दूसरी सबसे बड़ी घटना की ओर ले जाता है, यानी 1858 का साल। मैंने भी इस पर गौर किया। दूसरी पंक्ति के अंत में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग का नाम लिखा है। और जैसा पिछले पैटर्न में था, यहाँ भी एक और पीला तीर मौजूद है। हाँ, जो लॉर्ड कैनिंग के नाम से शुरू होकर तिरछा नीचे की तरफ जाता है और तीसरी पंक्ति में भारत के प्रथम वायसराय की ओर इशारा करता है। और वहां भी फिर से वही नाम है, लॉर्ड कैनिंग, यानी एक और डायगोनल जंप। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा अंतर? देखिए, जो पहला पीला तीर था उस पर साफ साफ 1833 प्रमोशन लिखा था, लेकिन ये जो दूसरा तीर है जो कैनिंग से कैनिंग जा रहा है, इस पर प्रमोशन नहीं लिखा है। हाँ, इस पर लिखा है 1858 टाइटल चेंज। तो दोनों में इंसान तो वही रह रहा है ना, पद भी बदल रहा है। फिर एक जगह प्रमोशन और दूसरी जगह सिर्फ टाइटल चेंज। शब्दों के इस बदलाव का क्या महत्व है? यही तो इस स्रोत की असली बुद्धिमत्ता है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। जब बेंटिंग के लिए प्रमोशन लिखा गया तो उसका मतलब था कि उनका कार्यक्षेत्र बड़ा हो रहा था। मतलब वो बंगाल से पूरे भारत के स्तर पर जा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन कैनिंग के मामले में भारत का गवर्नर जनरल तो पहले से ही पूरे देश पर शासन कर रहा था। उसके पास विस्तार करने के लिए कोई और भौगोलिक जगह बची ही नहीं थी। ओहो, मतलब अब उनका दायरा नहीं बढ़ा बल्कि सत्ता का स्वरूप ही बदल गया। एकदम सही पकड़े हैं। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण ले लिया। इंसान वही था, लॉर्ड कैनिंग। वो कल भी उसी दफ्तर में बैठकर फैसले ले रहे थे और आज भी। हाँ, बस अचानक से उनके पद का नाम गवर्नर जनरल से बदलकर वाइसराय हो गया, इसलिए इसे सिर्फ टाइटल चेंज कहा गया है। ये तो सच में बहुत ही शानदार एनालिसिस है। मतलब इस एक स्लाइड में सिर्फ क्रोनोलॉजी नहीं है बल्कि शब्दों के चयन में इतिहास की पूरी कहानी छिपी है। और छात्रों के लिए ये इसलिए असरदार है क्योंकि अंतिम से प्रथम का ये कनेक्शन बेंटिंग से बेंटिंग और कैनिंग से कैनिंग रटने का खेल ही खत्म कर देता है। और इस पूरी टेबल का अंत कैसे होता है? अगर हम तीसरी पंक्ति के आखिर में देखें तो भारत के अंतिम वाइसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबैटन का नाम है। और इसी के साथ ये पूरी विजुअल यात्रा पूरी हो जाती है, वॉरेन हेस्टिंग से लेकर माउंटबैटन तक का सफर। अगर मैं इस पूरी मेमोरी ट्रिक को समेटूं तो कहानी हेस्टिंग से शुरू होती है, फिर 1833 के प्रमोशन के जरिए बैंटिंग से बैंटिंग पर डायगोनल जंप लेती है, फिर 1858 के टाइटल चेंज के जरिए कैनिंग से कैनिंग पर एक और जंप लेती है और अंततः माउंटबैटन पर जाकर खत्म होती है। ये सच में जटिल डेटा को दिमाग में छापने का एक बेहतरीन तरीका है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी छात्र इस पैटर्न को एक बार समझ ले तो वो इसे कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो इसी चार्ट से जन्म लेता है। वो क्या है? चार्ट में 1858 में जो हुआ उसे सिर्फ एक टाइटल चेंज कहा गया। इंसान वही था, लॉर्ड कैनिंग, लेकिन उसका पदनाम बदल गया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सत्ता की असली ताकत कुर्सी पर बैठे इंसान में होती है या फिर उस टाइटल में जिसे वो धारण करता है? ये तो काफी गहरा सवाल है ना? क्या सिर्फ एक नया नाम या लेबल दे देने से लोगों की नजरों में उस व्यक्ति का रुतबा बदल जाता है? इतिहास की ये कड़ियां इंसान के बारे में है या उस नाम के बारे में? ये सच में विचार करने लायक बात है। बिल्कुल। और ये सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं ताकि वो खुद इस पर विचार करें। इसी के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत,